नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कल बांग्लादेश में हुए तख्तापलट की। आखिर इस तख्तापलट के पीछे है कौन, किसके इसमें फ़ायदा है, कौन कौन देश इस षड्यंत्र में शामिल है, क्या CIA अपने प्लान में सफल हो गया है, इस पर चर्चा करते हैं। बट सिंपली देयर इज़ ए पैटर्न। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार एंड नाउ Bangladesh, all our neighbors. If you cannot defeat the government in election, in democratic process, defeat in on street, CA and farmer protest never got the momentum. No bullet fired. Many says US is behind it. I feel it's China, USA, Deep State, ISI and MI5 Britain, all playing its combined game, but more responsible is China. हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूँ, क्योंकि रिसेंटली से हसीना जो है चाइना जाती हैं और अपनी 4 दिन की विजिट को 2 दिन की विजिट करके वापस आ जाती हैं। इससे चाइना बुरी तरह नाराज़ हो जाता है और हो सकता है कि इसी गुस्से में चाइना ने ये ट्रिगर किया हो। खैर, जो भी हो, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये आज जो बांग्लादेश में हुआ है वो इंडिया में भी होने वाला था 4 जून को, या पहले भी कई बार कोशिश की गई है, जिसमें हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कभी कहते हैं मोदी कमज़ोर है, शाहीन वालों पर गन नहीं उठाया, मोदी जी निकम्मा हैं, फर्जी किसानों को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया, मोदी जी डरपोक हैं, CA वाले, दंगा करने वाले, रेल सड़क जाम करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ऐसे जुमले सुनते ही रहते हैं, आप भी सुनते होंगे। और ऐसे जुमले फेंकने वालों के हिसाब से सत्ता में रहने वाले को बस हमेशा लठ और गोली की भाषा आनी चाहिए, और उनके नज़र में हर समस्या का समाधान जो है वो सेना, गोली और लाठी है। लेकिन धरातल पर बिल्कुल विपरीत है। आप जब इस सत्य को समझेंगे तो ये इतना विपरीत है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और यहाँ सबसे पहले हम लोग किसी भी समस्या के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, समझौते की कोशिश करते हैं, वाद विवाद भी होता है, संसद में भी होता है। उसके बाद भी मामला नहीं सुलझता है तो कानूनी रास्ता है, फिर भी नहीं सुलझता है तो फिर है ही सेना, पुलिस, लठ बजाना, वो आखिरी उपाय होता है। साम दाम दंड है। लेकिन राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होती है वो टाइमिंग होती है। अगर आप अपनी चाल सही टाइमिंग पर नहीं चले तो कोई भी आपको सहमत का दे देगा। बांग्लादेश में आज यही हुआ है। अगर आपको लगता है कि आज अचानक ये उबाल आया है तो आप गलत हैं। बांग्लादेश में पिछले कई सालों से इस तरह का षड्यंत्र की तैयारी चल रही थी, और ये जो षड्यंत्र करते हैं कितनी बड़ी प्लानिंग होती है इनकी, इसका स्पष्ट उदाहरण आप श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में देख सकते हैं। और मैं पूछता हूँ कि आखिर बांग्लादेश में अमेरिका क्या कर रहा है, BNP क्या गुल खिला रही है, आखिर चीन का इतना वहाँ क्या रोल था, क्या कारण था कि बांग्लादेश के ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में मैंडरिन भाषा सिखाया जा रहा था। जियो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को BNP में को फंडिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ी सॉरी जॉर्ज सोरेस को इतनी फंडिंग की क्या ज़रूरत पड़ी। सोचिए, बांग्लादेश में शेख हसीना काफ़ी अच्छा शासन कर रही थी, वह भारत के समर्थन में भी थी और चाइना को भी साथ लेके चल रही थी। वहीं जो विपक्ष में BNP की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया जी हैं, जो शुरू से रेडिकल रही हैं, भारत विरोधी रही हैं, पाकिस्तान सपोर्टर रही हैं और बहुत बड़े चरमपंथी और ISI का उनके सर पर हाथ है। तो मामला
यह है कि खालिद जिया जो हैं उन पर कई करप्शन के चार्जेज हैं, कई सरकारी संपत्ति हड़पने के, अन्य कई भ्रष्टाचार के मामले उन पर इस वजह से कई बार जेल गए हैं। इलेक्शन का बायकॉट करना भी उनका एक तरह से शौक ही था। वो इलेक्शन 1986 का हो, 2014 का हो, 2018 का हो, 2024 का हो, सारे इलेक्शन का इन्होंने बायकॉट किया। और शेख हसीना जी फॉरेन फंडिंग पे ज़बरदस्त तरीके से रोक लगाई थी। इसी फॉरेन फंडिंग के एक मामले में 2018 में खालिदा जिया जी को फिर से दोबारा जेल जाना पड़ा था। उसके बाद उनकी पार्टी ने शेख हसीना पर चुनाव में गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाया। खैर जो भी हो, 2024 की चुनाव शेख हसीना जी ने पूर्ण बहुमत से जीता। उसके बाद जो ये देश भर में बवाल काटा गया, ये कैसा षड्यंत्र था इसका खुलासा हो रहा है। इसमें कई सारे डॉट आए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 2 सीरीज में या 3 सीरीज में आपको पूरे डॉट को समझें, क्योंकि इसमें एक डॉट ये भी आ रहा है कि अमेरिका बांग्लादेश के कुछ हिस्से और अपने नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से और म्यांमार के कुछ हिस्से को जोड़ के एक अलग क्रिश्चियन स्टेट बनाने के प्लानिंग में था। खैर जो भी हो, उसको भी देखेंगे। परंतु जो खुलासा अभी हुआ है कि जो बांग्लादेश की तख्तापलट की जो साजिश रची जा रही थी, उसके कई किरदार हैं, जिसमें प्रमुख थे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के सेना प्रमुख, बांग्लादेश के माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग एक्सपर्ट मोहम्मद यूनुस, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था, और लंदन में रहने वाले खालिदा जिया के बेटे, पाकिस्तान की ISI, हंटर बाइडेन, चाइना, और इस प्रोग्राम की मंजूरी अमेरिका के बाइडेन सरकार, डीप स्टेट, MI5 और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने दिया था। अब तो और है कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी सत्ता में आ गई है, तब यह काम और तेज़ी से किया गया। इसके लिए पूरा फंडिंग जॉर्ज सोरोस, अमेरिका, ब्रिटेन ने किया। बाइडेन का बेटा भी लगातार खालिदा जिया के संपर्क में था। इसकी पृष्ठभूमि तब बनाई गई थी जब विदेशी इशारों में से बांग्लादेश के चुनाव में विपक्ष की किसी भी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल यह साजिश थी ताकि जनता के बीच और विश्व में यह संदेश दिया जा सके कि शेख हसीना तानाशाह है। और जाहिर सी बात थी कि जब विपक्ष में चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया, तब शेख हसीना ज़्यादातर सीट जीत गए और उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षण का जो लगभग प्रॉब्लम समझिएगा, मेन ट्रिगर पॉइंट है, जो आरक्षण के चलते ये बवाल काटा गया, यह आरक्षण जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण का जो लगभग 6 साल पहले खुद शेख हसीना ने ख़त्म कर दिया था, उसको डीप स्टेट, CIA ने या ISI ने, मान लीजिए, एक याचिका बांग्लादेश के कोर्ट में डलवाती है और अचानक कोर्ट उसे याचिका को स्वीकार करके फैसला सुना देता है कि स्वतंत्रता संग्राम कोटा फिर से लागू किया जाता है। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। जबकि इसे लागू किए जाने की मांग किसी ने नहीं किया था, ना किसी पार्टी ने किया था। फिर भी जब बांग्लादेश में हिंसा भर की पुलिस ने सख्ती किया, तब बस बांग्लादेश के कोर्ट ने एक और गंदी चाल चलते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षण को तो खत्म कर दिया, साथ ही 8% विकलांग कोटा, 10% महिला कोटा और 10% बांग्लादेश के जो पिछड़े ज़िले हैं जो अक्सर पानी में डूबे रहते हैं, उनका कोटा भी खत्म कर दिया, ताकि हिंसा को और ज़्यादा भड़काया जा सके, लोगों को उग्र किया जा सके, जिससे लोग सड़कों पर और तेज़ी से आंदोलन करें। और उसके बाद वही हुआ, हिंसा और तेज़ी से भड़क गई और बांग्लादेश की हिंसा को रोकने के लिए न सेना और न राष्ट्रपति ने कुछ किया। इस तरह से पूरी हिंसा के दौरान बांग्लादेश की सेना और राष्ट्रपति के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और अंत में जानबूझकर ऐसी स्थिति खराब की गई कि सेना की एंट्री हुई और सेना प्रमुख ने हथियार के द्वारा शेख हसीना को कहा
कि या तो आप देश छोड़ दीजिए या बाहर जो भीड़ खड़ी है उसके द्वारा आपकी मॉब लिंचिंग करके हत्या करवा दी जाएगी। शेख हसीना ने रिक्वेस्ट किया कि वह इस्तीफ़ा दे देती हैं, लेकिन उन्हें देश में रहने दिया जाए। सेना प्रमुख ने मना कर दिया। फिर अंतिम रिक्वेस्ट शेख हसीना के द्वारा की जाती है कि उन्हें 5 मिनट का एक संदेश रिकॉर्ड किया जाए और बांग्लादेश के टीवी चैनल और बांग्लादेश रेडियो पर प्रसारित हो। सेना प्रमुख ने उसे भी मना कर दिया और कहा, आपके पास अब सिर्फ 5 मिनट है, या तो आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए या आपकी हत्या कर दी जाएगी। फिर अंत में शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ दी और यह जितनी भी डीप स्टेट ताकतें CIA वगैरह सभी बांग्लादेश में उथल पुथल मचाई सक्रिय थी। आपको याद होगा, ये वही डीप स्टेट की ताकतें हैं जो भारत में भी उथल पुथल मचाने के लिए पूरी तरह बेचैन थी। और आपको ये भी याद होगा, कुछ साल पहले किसान आंदोलन के समय स्वीडन में बैठी ग्रेट थनबर्ग ने गलती से पूरा टिल की ट्वीट कर दिया था, जिसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा था। भारत में मोदी सरकार गिराने के लिए कब क्या क्या करना है, भारत में कुछ भी आंदोलन होता है, अचानक मियाँ खलीफा और रेहाना मैदान में कूद पड़ती हैं। कभी आपने सोचा इन सेलिब्रिटियों को पैसा कौन देता है? क्योंकि यह लोग बिना पैसे के लिए तो कुछ नहीं करते। और रॉक फेलर फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस जब सब सक्रिय हो जाते हैं तो भारत में लोकतंत्र कब तक जिंदा है? भारत में लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन भारत में हिंदू कम हो जाएंगे उस दिन भारत से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। और यह हमारी और आपकी आंखों के सामने की कड़वी सच्चाई है। जिस देश में इस्लाम मुस्लिम ज़्यादा हुए उस देश से संविधान खत्म हो गया, उस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, उस देश में अल्पसंख्यक समूहों को खत्म कर दिया जाता है और उनके धार्मिक अधिकार भी खत्म कर दिए जाते हैं। शेख हसीना ने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कदम उठाए, कड़े कदम भी उठाए। भ्रष्ट नेताओं को जेल में डाला, एक फॉरेन फंडिंग प्रोटेस्ट को पूरी तरह से कुचल डाला। उन्होंने हर काम किया जो एक देशभक्त चाहता है, लेकिन फिर भी सत्ता छोड़कर देश से भागने को मजबूर हुई। क्यों? आपने कभी सोचा है? ऐसी ही कड़ाई वाला काम कभी ट्रंप ने भी किया था। उन्होंने भी पहले ही दिन लेफ्टिस्ट केबल और डीप स्टेट को आंखें दिखाई, दुनिया भर में लड़ाइयाँ बंद कराई, हथियारों की इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा, अरब देशों की इजराइल से दोस्ती कराई, नॉर्थ कोरिया गए शांति के लिए। फर्जी लिबरल और फेमिनिस्ट उनके हमेशा निशाने पर रहते थे। लेकिन क्या हुआ? उनकी सत्ता के आखिरी कुछ महीने देखिए। आप सभी जानते हैं, इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति का इतना असहाय आपने नहीं देखा होगा। उन्होंने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर बैन कर दिया जाता है, वो भी उनके राष्ट्रपति पद पर रहते हुए। और वो सारे सोशल मीडिया अमेरिकन कंपनी है। यही नहीं, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और साथ में कोविड का सारा ठिकरा भी उन पर फोड़ दिया जाता है और मीडिया में उनके और उनके समर्थकों का खुलेआम सेंसर किया गया। उन पर कई तरह के केस लगाए गए, गड़बड़ियों के आरोप लगे, अंततः उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। सत्ता से हटने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब तो जब इस दूसरी पारी में ट्रंप के ऊपर हत्या का भी प्रयास हुआ है, ट्रंप को बहुत बच कर के रहना है। मैंने कई बार बोला है और हम भी महादेव से प्रार्थना करते हैं कि ट्रंप स्वस्थ सुरक्षित होकर अमेरिका में दूसरी पारी खेले। कुल मिलाकर बात यही है कि शेख हसीना, ट्रंप और मोदी जी तीनों एक ही नाव में सवार हैं। हसीना और ट्रंप ने जो गोली, डंडे और तनुक मिजाज की राजनीति करी, खुलेआम राजन्याय का उपयोग किया, इसलिए आज वो बाहर हैं। वही मोदी की अलग स्ट्रेटजी है। मोदी जी का असर आपको तुरंत ना दिखे, लेकिन होता ज़रूर है। क्या लगता है, शाहीन बाग में लठ नहीं बजा सकते थे या खलिस्तानियों को लाल किला से पहले पेला नहीं जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन
ऐसे में अगर कोई भड़काऊ कार्रवाई हो जाती तो बात बिगड़ सकती थी। हाँ, अगर आपको याद हो तो वैसे ही हम सबको भूलने की बीमारी है, फिर भी आपको मैं याद दिलाता हूँ कि शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट करवाने वाली पीएफआई को एक ही रात में नष्ट कर दिया गया था। क्या उसके लिए मामला वही टाइमिंग का था, और मामला जब टाइमिंग आया तब रातों रात पीएफआई का जो हाल किया गया वो अभी तक खरा नहीं हो पाया। भले ही अब दूसरे रूप में आ रहे हैं। दरअसल दुश्मन तो इसी ताक में था, सरकार कोई कड़ा कदम उठाए उसके बाद देश भर में आग लगे। केरोसिन तो इन्होंने पहले से ही फैला रखा था पूरे देश में, बस माचिस भर दिखाने की देर थी। हमारे देश में एक युवा नेता हैं जो काफ़ी पहले से देश में केरोसिन वाली बात कहते रहते हैं, लेकिन खैर अब केरोसिन तो पुरानी हो गई, आजकल संविधान खतरे में है, हैं? तो इसलिए आप सभी बच कर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी निगाहें पैने रखें, चारों तरफ देखते रहें। इसी के साथ अगर चैनल पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद। बांग्लादेश के तख्तापलट की दूसरे पार्ट में जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।